नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण रस और अलंकार के बारे में। मतलब कि रस और अलंकार के बारे में बात करेंगे और वो भी एक ही क्लास में बात करेंगे। और पार्ट जो रहेगा ये पार्ट 8 रहेगा। चलिए देखते हैं, ये पार्ट 8 रहेगा और पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें हम पार्ट 1 से लेके, कहने का मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक, मतलब 7 तक हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। और जाकर के उन वीडियो को जरूर से देखें। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैनल पर आपको क्लास 10 हिंदी से सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अच्छा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो हास्यरस की परिभाषा सबसे पहले पूछी गई है। चलिए देखते हैं कि हास्यरस की परिभाषा क्या है। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं और हम किस तरीके से लिखाते हैं चलिए देखते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दें और देखिएगा कि सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार भी पूछा जाता है कि हास्य रस की परिभाषा लिखो। स्टूडेंट्स, ये हमसे पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा कि करुण रस की परिभाषा लिखो। यानी कि हास्य रस और या फिर करुण रस, इन दोनों में से किसी एक की परिभाषा हमसे पूछी जाएगी और उस परिभाषा को लिखना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हास्य रस की परिभाषा क्या है। और इस क्लास में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स रस और अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टूडेंट्स लिखना भी स्टार्ट कर दें आप लोग, और फिर से हम इसका जो आंसर है वो लिखने जा रहे हैं। क्या परिभाषा है, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा, और फिर उसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स कि किसी व्यक्ति के, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और किसी भी व्यक्ति की अगर हम बात करें और उस व्यक्ति के अगर हम विकृत रूप, उसका कैसा विकृत रूप है, उसके आकार कैसा है, मतलब कि उसका आकार कैसा है, मतलब कि है ना स्टूडेंट, समझ में आया होगा कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, कामा के चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे आकार, कामा वेशभूषा, मतलब वेशभूषा को देखकर किसी भी व्यक्ति के विकृत आकार, रूप और मतलब वेशभूषा को देखकर, आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, मतलब हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसी को हम हास्य रस कहते हैं। समझ में आया होगा और जल्दी से कमेंट में करके बताएंगे इतना समझ में आया है। और प्रश्न था कि आपका हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। और फिर स्टूडेंट से आपको इसी क्लास में आपको रस और अलंकार कंप्लीट करा देंगे। आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की, आपको और कहीं पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतना ही अगर आपने देख लिया, हास्य रस और करुण रस को हम सिर्फ एक ही इसी क्लास में कंप्लीट करा देंगे। चलिए देखते हैं कि फिर हमने किस बारे में बात की। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य कहते हैं। चलिए इतना स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। ये आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि हास्य रस की परिभाषा लिखो। तो पहले आपको इतना पहले आपको लिखना है। इतने का आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ तक। और फिर अगर आपने उदाहरण लिख दिया तो आपको 2 के 2 नंबर मिलेंगे। चलिए हमसे हास्य रस की परिभाषा पूछे जाए या फिर हमसे इस करुण रस की परिभाषा पूछी जाए, इन दोनों में से कोई भी अगर प्रश्न हमसे पूछ लेता है तो उसका हमें आंसर तुरंत ही लिख देना है, खटाक से लिख देना है कि। चलिए देखते हैं कि क्या इसका उदाहरण है। जेहि दिसी बैठे नारद फूली। चलिए इतना लिख लेंगे। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि ना बिलो की भूली। इस उदाहरण को लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। जब आप हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण को लिख देंगे तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलही देखी दशा हरगन मुसुकही। चलिए और इस तरीके से आपको लिखना है, तब आपको स्टूडेंट्स 2 नंबर मिलेंगे। और आज की इस क्लास में हमने बात किया कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए। और अभी आगे और देखना, अभी आगे हमें करुण रस की भी परिभाषा बतानी है, लेकिन आज हमने हास्य रस की परिभाषा बताई। अब अभी हम बताने जा रहे हैं कि इतना अगर आप लोगों ने लिख लिया तो हम आपको बताएं कि फिर करुण रस की परिभाषा क्या है वो भी करा दें। और
फिर हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। अलंकार के इम्पोर्टेंट जो कि बोर्ड परीक्षा में जो कि बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं अलंकारों के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर दूसरा है कि स्टूडेंट्स करुण रस। चलिए जल्दी से पेन कापी लेकर बैठ जाएं और लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रश्न दूसरा है कि करुण रस की परिभाषा लिखें। पहले हमको उसकी परिभाषा लिखनी, फिर हमको उसका उदाहरण लिखना है, इस तरीके से लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्या हमसे कहा गया है। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कर दें। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। चलिए जहां पर शोक की बात हो, यानी कि करुण रस का अगर हमसे स्थायी भाव पूछा जाए तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएं। ये हम आप लोगों को पढ़ा भी चुके हैं। हास रस का जो स्थायी भाव, हास रस का स्थायी भाव जल्दी से कमेंट करके बताएं। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स कमेंट में। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। शोक नामक स्थायी भाव, मतलब शोक नामक स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है शोक। तो शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहां कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। चलिए करुण रस की परिभाषा भी हम बता चुके हैं कि करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वहाँ करुण रस होता है। अगर आपको लिखने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। इस सब का आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप लिखने में अगर आप लोगों को तकलीफ हो रही है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आपको फिर दोबारा वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और मतलब कि जितने आप इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको अच्छा सा रिवीजन होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके जो उदाहरण क्या है, सबसे पहले इसे लिखें और फिर आपको बताएं कि उदाहरण क्या है इसका। फिर उदाहरण के बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि अलंकार क्या है। और चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। और उदाहरण काफी अच्छा उदाहरण है, आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, काफी अच्छे से पढ़ा होगा इसका उदाहरण। करुण रस का जो उदाहरण है और परिभाषा के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लिखना स्टार्ट करें। मणि खोए भुजंग सी जननी। तो लिखेंगे मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। इतना पहले लिखेंगे। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधा आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस तरीके से लिखेंगे। और चलिए अगर लिख लिया होगा तो हम आगे बढ़ें। चलिए इतना अगर लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ें। और आगे हम देखते हैं कि अलंकार। और अलंकार में हमसे किस तरीके से अलंकार पूछे जाएंगे। चलिए आप लोग पहले इसको नोट करिए, इतना नोट करिए आप लोग पहले, इतना पहले नोट कर दीजिए। तो इन तीनों में से हमको किसी एक की कह रहा ऊपर कह रहा है कि इनमें से किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखो। और अलंकार अब आपका स्टार्ट हो चुका है। तो हमसे कहा गया है कि इनमें से किसी एक अलंकार की परिभाषा लिखो। हमसे इसमें से दो अलंकार दिए जाएंगे कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखो, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखो। इस तरीके से पूछ सकता है। तो इन दोनों में से हमको किसी एक की परिभाषा पूछी जाएगी, तीन में से। तो आपको हो सकता है इसमें आपको रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा याद करके जाना है। चलिए देखते हैं कि और इन दोनों की परिभाषा क्या क्या है, परिभाषाएं हैं वो भी हम आपको लिखाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उपमा अलंकार के बारे में बात करें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। चलिए तो इसको जल्दी से लिखना भी स्टार्ट करें कि उपमा अलंकार क्या है। और फिर हम बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर। पहले हम बात करेंगे उपमा अलंकार, फिर हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। चलिए स्टूडेंट्स, तो इतना जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दें। तो उपमा अलंकार क्या है, पहले हम उपमा अलंकार को समझेंगे और फिर हम इसका उदाहरण को समझेंगे। जब हम इसकी परिभाषा लिख देंगे और इसका उदाहरण लिख देंगे तब हमको स्टूडेंट्स 2 नंबर मिलेंगे। और फिर हम आपको पढ़ाएंगे रूपक अलंकार और वहीं से आपका ये जो
चैप्टर है रस और अलंकार, ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। फिर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको रस और अलंकार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं इसका जो परिभाषा क्या है। जहाँ पहले यहाँ लिखेंगे परिभाषा, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, ये लिखा व्यक्ति की, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। आप लोगों को समझ में आया होगा हमने क्या लिखा है कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए इतना पहले लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आपको भी एक उदाहरण भी लिखना है। तो आप लोग पहले इतना लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसका उदाहरण भी लिखना स्टार्ट कराएं। तो उपमा अलंकार की जो हमने परिभाषा जो लिखा है, किस तरीके से लिखा है कि परिभाषा पहले यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और फिर इसका हम परिभाषा देखिए किस तरीके से परिभाषा भी हमसे, और इसकी हमें उदाहरण भी लिखना है। उदाहरण में क्या लिखेंगे, राधा के जो चरण हैं वो गुलाब के समान कोमल हैं। अब देखिए राधा के जो चरण हैं वो किसके समान कोमल हैं, वो गुलाब के समान कोमल हैं। तो ये क्या, ये किसका उदाहरण है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। इस तरीके से याद रखेंगे। और या फिर हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो राधा के चरण है वो गुलाब के समान है, ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। हो सकता है 2023 में आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिखो, और या फिर रूपक अलंकार की परिभाषा लिखो। फिर रूपक अलंकार, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि उपमा अलंकार के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो कि इसका उदाहरण है आप लोगों ने लिख भी लिया होगा कि राधा के जो चरण है वो गुलाब के समान कोमल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार, और इतना लिखने के बाद आपका जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब रूपक अलंकार, तो रस और अलंकार के बारे में काम खत्म हो जाएगा। आपको फिर रस और अलंकार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें आपको पहले परिभाषा लिखनी है। रूपक अलंकार के बारे में बात करेंगे तो पहले परिभाषा लिखनी है, फिर आपको इसका उदाहरण लिखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी परिभाषा लिखना स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी लिखना स्टार्ट करें। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, ये इसका उदाहरण है। इस उदाहरण को याद रखेंगे। हमने कहा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उदाहरण में लिखेंगे चरण कमल बंदव हरिराई। सो स्टूडेंट्स, जो आज हमने बात किया वो रस और अलंकार के बारे में बात किया, और इतना आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि आज हमने रस और अलंकार के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो छंद के बारे में आएगी, जिसमें कि आपसे सोरठा दोहा, इसमें से किसी एक की आपसे परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कि हमारे इस चैनल पर क्लास 10th से रिलेटेड सभी सब्जेक्टों की जो तैयारी है वो कराई जाती है। और चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।